नमस्कार मित्रों, इंजॉय विथ हिंदी साहित्य के यूट्यूब पोर्टल पर आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग हिंदी विषय से यूजीसी नेट जेआरएफ दिसंबर 2024 का जो पेपर हुआ था 8 जनवरी को, उसके प्रथम शिफ्ट में कैसे कैसे प्रश्न आए थे इस पर हम बात करेंगे। ये सारे प्रश्न स्मृति आधारित हैं और जब आंसर की आएगी तो उस समय सारे प्रश्न मिलेंगे, उन सारे प्रश्नों का डिटेल में वीडियो बनाया जाएगा। देखिए, हम लोग बात कर रहे हैं कल के कुछ प्रश्नों का और फिर आगे हम ये भी बात करेंगे प्रश्न के आधार पर कि पेपर का स्तर कैसा था और कट ऑफ क्या होगी। तो चलिए देखते हैं। देखिए, एक प्रश्न आया था, सुखमय जीवन का प्रकाशन वर्ष। सुखमय जीवन का प्रकाशन वर्ष क्या रहा है? मिलान वाले प्रश्न में ये आया था। तो आप सभी जानते हैं कि सुखमय जीवन चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा लिखी गई है और इसका प्रकाशन वर्ष जो है 1911 है। 1911। इसी तरह से आगे हम प्रश्न पर चर्चा करेंगे। एक प्रश्न आया था, 60 वर्ष एक रेखांकन, ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो 60 वर्ष एक रेखांकन जो प्रश्न है वो पंत की रचना है। ये भी मिलान वाले प्रश्न में आया था, 60 वर्ष एक रेखांकन। एक प्रश्न आत्मकथा से भी आया था। ये प्रश्न था दस्तक जिंदगी की। दस्तक जिंदगी की किसके द्वारा है? ये भी मिलान वाले प्रश्न में। देखिए, इस बार यूजीसी नेट में मिलान वाले प्रश्न बहुत ज़्यादा आए थे। तो दस्तक जिंदगी की आत्मकथा जो है ये प्रतिभा अग्रवाल की है और इसको भी मिलान करना था। अग्रवाल जी की रचना है दस्तक जिंदगी की और एक मोड़ जिंदगी की। इसी तरह आगे बात करें, एक प्रश्न आया था लुंठित स्वर और लुंठित वर्ण होता है, स्वर नहीं, लुंठित वर्ण र को कहते हैं। ये भी प्रश्न आया था, लुंठित वर्ण क्या है? तो र है। यदि आप सभी को वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलिए बात करते हैं आगे। एक प्रश्न आया था, तुम जैसे मर्द साठे पर पाठे होते हैं। ये किस उपन्यास का कथन है? तो आप सभी जानते हैं कि गोदान उपन्यास में धनिया के द्वारा ये बात बोली जाती है। जब होरी कहता है कि अभी तो मर्द साठे पर पाठा होता है, तो वो व्यंग करती है कि तुम जैसे मर्द साठे पर पाठे नहीं होते हैं। तो ये गोदान का कथन है। आगे हम बात करेंगे दिशाहारा। देखिए, प्रश्न आया था कि दिशाहारा किस पुस्तक का अध्याय है? तो दिशाहारा जो है आवारा मसीहा पुस्तक जो जीवनी है विष्णु प्रभाकर की, उसी का एक शीर्षक है। 3 भाग में ये आवारा मसीहा है, तो उसी का एक शीर्षक है दिशाहारा। आगे हम बात करेंगे, एक प्रश्न आया था कि बच्चन की आत्मकथा कितने भागों में छपी थी? बच्चन की आत्मकथा कितने भागों में छपी थी? तो बच्चन जी की आत्मकथा जो थी वो 4 भाग में थी। पहला है क्या भूलूं क्या याद करूं, दूसरा है नीड़ का नीड़मार फिर, तीसरा है बसेरे से दूर और चौथा है 10 द्वार से सोपान तक। तो इस तरह से बच्चन जी की आत्मकथा जो है 4 भागों में प्रकाशित हुई थी। ये भी प्रश्न आया था जो बहुत ही सरल था। और सबसे सरल प्रश्न तो ये आया था कि शेखर एक जीवनी का प्रकाशन वर्ष क्या है? बहुत सारे बच्चों ने इस प्रश्न को आसानी से हल कर लिया होगा। 1941 ईस्वी 1941 ईस्वी में शेखर एक जीवनी का प्रकाशन हुआ था। ये शेखर एक जीवनी उपन्यास जो है अज्ञे का एक रचना है, महत्वपूर्ण रचना है। इसके 2 भाग हैं, इनके 3 ही उपन्यास हैं, शेखर एक जीवनी, अपने अपने अजनबी और नदी के द्वीप। चलिए हम आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न, ध्रुव स्वामिनी नाटक का कथन आया था जिसमें मंदाकिनी का कथन था और ध्रुव स्वामिनी के कथन थे। 2-3 कथन थे जो मिलान पर आधारित थे। वो कथन थोड़ा हमें याद नहीं है।
तो मिलान से संबंधित बहुत ज़्यादा प्रश्न आया था इस बार। और सबसे आसान प्रश्न यूजीसी नेट के द्वारा, ये तो कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है, बाणभट्ट की आत्मकथा का एक पात्र है निपुणिका। तो प्रश्न आया था कि निपुणिका किस उपन्यास का पात्र है, नाटक नहीं उपन्यास का। तो आप सभी जानते हैं कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा लिखी गई एक उपन्यास है बाणभट्ट की आत्मकथा, उसी का ये पात्र निपुणिका है। अब इस आधार पर चलिए हम बात करते हैं कि पेपर का स्तर कैसा था। तो देखिए, पेपर में बहुत सारे ऐसे प्रश्न भी आए थे जो पाश्चात्य काव्यशास्त्र से आ गए थे। बहुत सारे प्रश्न जो थे वो अन्य गद्य विधाओं से आ गए थे, और उसमें भी ऐसे प्रश्न आए थे जो अगर अन्य गद्य विधाओं में लगे हुए अध्यायों को गहराई के साथ पढ़ा होगा वही उस प्रश्न को बना पाया होगा। जैसे आवारा मसीहा जीवनी जो विष्णु प्रभाकर के द्वारा लिखी गई है, उसका कथन आ गया था। तो जीवनी अब कितने लोगों ने पढ़ा होगा? बहुत लोग प्रकाशन वर्ष, पात्र तक और शीर्षक तक का नाम याद करके ही तैयारी किए हुए हैं। तो हमें उम्मीद है कि बहुत सारे प्रश्न इसी प्रकार के आए थे, तो बहुत लोगों का नहीं बन पाया होगा, और कुछ प्रश्न सरल भी थे। तो ये नहीं कहा जा सकता था कि पेपर बहुत आसान था या पेपर बहुत ही कठिन था। तो मॉडरेट लेवल पर पेपर था। और कट ऑफ की अगर हम बात करें तो फिर वही कट ऑफ पिछले वर्ष जिससे हुआ था उससे थोड़ा सा कम होकर के कट ऑफ होगी। और मुझे उम्मीद है कि इस बार अगर 100 से 95 के बीच अगर जनरल कैटेगरी में आपके प्रश्न होंगे सही, तो श्योर है कि आप जेआरएफ के हकदार होंगे। इसी तरह से अगर 97 से अगर 93 के बीच में ओबीसी कैटेगरी में अगर प्रश्न आपके सही बन रहे हैं तो पूरी चांस है कि आप जेआरएफ के भागीदार होंगे। और इसी तरह से 5 प्रश्न और अगर नीचे कर लेते हैं तो 93 मान कर चलिए, 93 क्या 90 से 87 तक का जो स्कोर है जेआरएफ के लिए एससी कैटेगरी में, वो सेफ स्कोर है। और इन्हीं प्रश्नों के आधार पे आप 10-10 प्रश्न कम करके 5-5 प्रश्न कम करके नेट का भी अनुमान लगा सकते हैं। वैसे आप सभी लोग निराश न हो, जिन लोगों का पेपर अच्छा हुआ है वो लोग भी, और जिन लोगों का पेपर कोई ज़्यादा हो गया है उनको भी निराश होने की ज़रूरत नहीं है। अपनी तैयारी में लगे रहें और आंसर की का वेट कीजिए। आंसर की से जब प्रश्न मिलाए जाएंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि कट ऑफ आप लोगों की क्या जाएगी। हमसे जुड़े रहने के लिए, पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।